हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल दी लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल नया है। अच्छा, इसमें आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, यूपीएससी तक की तैयारी कराई जाएगी। और हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मैथ, जो भी सब्जेक्ट आएगा सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी भी स्टडी साथ में कंटिन्यू होती रहे और हमारा भी चैनल कंटिन्यू बनता रहे। हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहले तो आप समझ लीजिए कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता मानव के द्वारा एक प्रकार की रहन सहन के रीति रिवाजों की जो उनकी जैसे कि संविधान जैसे नियमावली बन गई ना, वो सभ्यता होती है। नियमावली में रहने एक नियमावली में रहने वाले लोग सभ्य लोग या सभ्यता कहलाती है। जैसे कि हमारी भारतीय सभ्यता और सेकंड इज वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता। थोड़ा सा इनके पहनावे में फर्क है, खाने पीने में फर्क है। ये फर्क है ना, जो ये अलग सभ्यता दर्शाता है। इस टाइम की बात कर रहे हैं, ये बात आज से 4700 साल पहले की है। उस टाइम विश्व में कम से कम 5-6 सभ्यता हुआ करती थी। जैसे कि अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, मैक्सिको की सभ्यता थी, वो माया सभ्यता। दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी रोमन सभ्यता और चौथी है अपनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अब आपके मतलब हड़प्पा सभ्यता मेनली थी अपनी भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। उस टाइम ये भारत में ही बनती थी, क्योंकि उस टाइम ये तीनों भारत का हिस्सा थे। 1896 में हमारा अफगानिस्तान अलग हुआ है, और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है। तो आप मतलब इसको दो तरह से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता, आगे आपको इस बारे में पता चलेगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता मेनली पहले बताते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नगर है ना, ये जो सभ्यता थी मेनली सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसी थी। और नदी के किनारे क्यों बसी थी? क्योंकि पहले बसने के लिए आपको पता है कि पहले बसने के लिए पानी की तो मेनली जरूरत होती थी, अब भी जरूरत होती है। इसलिए पानी के सहारे बसती थी। पानी कहाँ मिलता है? नदियों के सहारे। इसलिए नदियों के सहारे अपने नगर बसा लेती थी। इसको आगे चलकर मतलब ये सिंधु घाटी के जो सिंधु की नदियाँ थी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ थी, तो इसके सारे बस गए, वही सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। तो आपको अब बताते हैं कि मतलब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया। ये बात है 1896 की, लगभग 1896 के करीब की है। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारे रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई थी। लगभग जो पहली रेलवे लाइन है ना, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछी थी। यहाँ से मुंबई से थाने 34 किलोमीटर बिछी थी वो। अच्छा, तो उस टाइम जब रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई तो 1895 की बात है। 1895 में जो अंग्रेज इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया कि एक पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में है वो जगह, वहाँ एक खंडर देखा। लाहौर जो है ना, लाहौर मतलब पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में लाहौर है। लाहौर के पास एक खंडर देखा, तो उस खंडर में क्या किया, उस खंडर की ईंटें उखाड़ के ले गए रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ईंटें पत्थर उखाड़ के ले गए, उन ईंटों पत्थरों से उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। ऐसे ही 5-4 साल, 10 साल, 20 साल बीतते गए। तो हमारे एक इतिहासकार हुए दयाराम साहनी, उसने पुरातत्वविद भी कह सकते हैं उन्हें। अच्छा, उसने 1921 की बात है, 1921 में खोज की हड़प्पा की। जो पहला सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सभ्यता का पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, क्योंकि पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा के नाम से लोग जानने लगे। अच्छा, वो 1921 की बात है। फिर आई 1922 की। 1922 में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, वो भी अपने पुरातत्वविद हैं। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो खोद दिया। ठीक है। ऐसे करते करते ये पूरी सिविलाइजेशन खोजी गई। ठीक है। अब भी चल रहा है काम, मतलब ना, आपको एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ आज। मेन कुछ अगली वीडियो में आएगा, कुछ इस वीडियो में कर लेंगे, मतलब 2-3 वीडियो में कवर हो ही जाएगा लगभग। तो जो सबसे ज़्यादा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मेनली इन तीन में ही दिए। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस सिविलाइजेशन के नगर मिले हैं ना, वो गुजरात में मिले। गुजरात कहाँ? भारत में, इंडिया वाला गुजरात में मिले हैं। ठीक है। और इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और बता दें। इस सिविलाइजेशन थी त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगुलर।
और इसका जो क्षेत्रफल था ना 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। आपको पता होगा जो एरिया होता है तो वर्ग किलोमीटर में ही होता है, तो इतना वर्ग किलोमीटर था और ये ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगुलर शेप में। अच्छा, ये सभ्यता मेनली नगरीय थी, मतलब कि अर्बन थी। इसमें गांव नहीं थे, इसमें शहर शहर थे। ठीक है, और शहर थे जो वेल डेवलप्ड थे। मतलब उस टाइम जो टाइम चल रहा था उस टाइम को देखे पूरी तरह से वो विकसित शहर थे। उनकी पक्की सड़कें हुआ करती थी, पक्के घर थे, हर एक घर का अपना बाथरूम, टॉयलेट, हर चीज़, मतलब जो जरूरत की आदमी की चीज़ें होती है ना, हर चीज़ मिलती थी। अच्छा, मेनली इन लोगों का जो मतलब साधन थे, आय के साधन थे, वो थे कृषि, पशुपालन। ठीक है, मेनली ये करते थे। और जो इसमें समाज होता था, जो जिसका शासन होता था, शासक समाज कौन था? वणिक मतलब वाणिया की व्यापारी समाज। ठीक है, व्यापारी समाज क्यों था? क्योंकि और इस टाइम थोड़ा सा जो एक्सचेंज की प्रणाली थी, मतलब पैसे नहीं चलते थे उस टाइम। क्या था? एक चीज ली और दूसरी दे दी, मतलब विनिमय प्रणाली। इसको विनिमय प्रणाली बोलते हैं। मतलब किसी चीज जैसे आपको किसी चीज़ की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है और आपके पास अनाज है, आप किसी से कपड़ा लो, जो कपड़े का व्यापारी कपड़ा लो और उसको अनाज दे दो, आपका भी काम चल गया। उसको अनाज की जरूरत है, आपको कपड़े की जरूरत है, मेनली आपका भी काम चल गया और उसका भी काम चल गया। ठीक है, तो इसमें विनिमय प्रणाली थी, मतलब एक्सचेंज सिस्टम था। ठीक है, और इसमें लोग ज़्यादा धातुओं के बारे में नहीं जानते थे। सोना, चांदी, टीन, पारा और दो चार धातु और टोटल 9 धातुओं के बारे में उन्हें ज्ञान था। और आपको एक जानकर हैरानी होगी कि उनको लोहे के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। आज हम लोहे से हर चीज़ बना लेते हैं, स्टील नाई मतलब स्टील बना लेते हैं, स्टील से हर चीज़ बनती है। लोहे के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आप पे ये प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किस बारे में ज्ञान नहीं था? ठीक है, ऑप्शन आएगा सोना, चांदी, अच्छा टीन और लोहा। आपने लोहा ही लगाना है। ये या कभी मतलब ऐसा लगा दो कि सोना महंगा तो सोना ही होगा, इसको उत्तर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें लोहा के बारे में नहीं पता, क्योंकि लोहा 1000 ईस्वी पूर्व खोजा गया था। ठीक है, उससे पहले लोहा के बारे में नहीं लोग जानते थे। अच्छा, उसकी एक खास बात और बताऊं, उसमें हार्वेस्टिंग सिस्टम था। हार्वेस्टिंग सिस्टम समझते हो? जो मतलब रेन वाटर था ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर को रिजर्व करते थे वो आगे पीने के लिए या फिर अपने डेली यूज के लिए आगे के लिए सेव करते थे। उनमें बड़े बड़े गड्ढे होते थे, वो छत से आता था और वहाँ सेव कर लेते थे। इन नगरों की मुख्य एक विशेषता होती थी कि इसमें जो लोग हैं ना, 2 तरह के लोगों में बंटे हुए थे। एक जो शासक वर्ग था, मतलब व्यापारी वर्ग था, और दूसरा था जो अन्य कारीगर थे। अन्य कारीगर जो निचले नगर में रहते थे, और जो शासक वर्ग था वो ऊपरी दुर्ग में रहता था। मतलब कि 2 तरह के, एक नगर 2 भागों में बटा होता था। एक तो ऊपरी दुर्ग जो शासक वर्ग रहता था, और एक निचला नगर जिसमें कि अन्य कारीगर रहते थे। 2 भागों में बटा होता था, मेनली यही होता था। अच्छा, मुख्य साधन, ये जो मुख्य साधन का कृषि और पशुपालन था। और पशुपालन में ये घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। और इनका जो पूजनीय पशु था, एक पूजनीय पशु था कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ वाला सांड आप समझते हो क्यों होगा? क्योंकि कुब्बड़ वाला सांड मेनली खेत की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो खेत की जुताई के लिए तो पूजनीय होगा ही इनके लिए, क्योंकि खेतों में उनको प्रयोग करते थे, तो वही इनके खाने पीने का साधन वही करते थे, तो पूजा उसी की इसलिए करते थे। और कृषि में ये ज़्यादा कपास की खेती और चावल की खेती भी करते थे। कई जगह चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। गेहूं के बारे में भी जानते थे और जौ के बारे में भी जानते थे। अच्छा, कपास की जो सबसे पहले खेती की गई थी ना, तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही
की गई थी। इससे पहले कपास की खेती कहीं नहीं की। तो इसके कालखंड के बारे में कई जो इतिहासकार हैं कई मत हैं उनके कि ये कि इस टाइम हुई थी, इस टाइम हुई थी। कोई कहता है कि 2600 ईस्वी पूर्व हुई थी, कोई कहता है कि 2500 ईस्वी पूर्व हुई थी, कोई 2700 ईस्वी पूर्व भी कहता है, कोई 3000 ईस्वी पूर्व भी कहता है। बट मेनली जो नया इतिहास में नया जो कालखंड आया है ऐसा वो आया है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। आप सब सोच रहे हो ये ईस्वी पूर्व क्या हो गया। ईस्वी पूर्व जैसे कि एक पूर्णांक होता है, 0 से इधर 0 से उधर, ठीक है। मेनली ईस्वी और ईस्वी पूर्व का चक्कर वही है, 0 से इधर और 0 से उधर। जो 0 से उधर मतलब जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ उससे पहले के जो साल है वो ईस्वी पूर्व में आते हैं। साल जब शुरू हुए उसे ईस्वी साल कहते हैं। आगे के जो साल है ईस्वी साल में आते हैं, जैसे कि 2021 ईस्वी, ठीक है। और पीछे के जो साल 0 से पीछे के, ईस्वी से पीछे के ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, मतलब कि उसके पूर्व लग गया। सीधा सा अर्थ है कि पूर्व लग गया पहले, ठीक है। वो 0 से पहले के, 0 से बाद के, 0 से बाद के प्लस में चलेंगे, 0 से पहले के माइनस में चलेंगे। और एक बात और, जो 0 से पहले का लाले एक समझ लो 1 ईस्वी पूर्व हो गया और 2 ईस्वी पूर्व हो गया, उसमें 1 ईस्वी पूर्व बड़ा है और 2 ईस्वी पूर्व छोटा है। मतलब जैसे कि हमारा 0 -1 -2 होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो 1 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी पूर्व का अर्थ है कि वो 0 से 1 साल दूर है, मतलब ईस्वी से 1 साल दूर है। और 2 ईस्वी पूर्व का अर्थ वो 0 से 2 साल पहले है, ठीक है। तो पहले कौन सा हुआ, पहले पूछे ना कौन सा हुआ, पहले हुआ 2 ईस्वी पूर्व और बाद में हुआ 1 ईस्वी पूर्व। मतलब कि पहले साल कौन सा आया, 2 ईस्वी पूर्व, छोटा कौन सा 2 ईस्वी पूर्व, और बड़ा कौन सा 1 ईस्वी पूर्व, ठीक है। मेनली तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व कैसे हो गया। 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व ऐसे हो गया कि मतलब वो 2300 में शुरू हुई है। 2300 ईस्वी पूर्व मतलब 0 से 2300 साल पहले शुरू हुई और 0 से 1750 साल पहले खत्म हो गई, ठीक है। इस हड़प्पा सभ्यता का जो बाकी रह गया, बाकी टॉपिक रह गया, वो हम अगली वीडियो में इसे पढ़ेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।